I am your teacher P.K. Tiwari and you are watching P.K. Tiwari Chemistry Classes. आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 11 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 11 आज के क्लास में लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी कि ये DPS 2 का सारा क्वेश्चन होने जा रहा है आपका DPS 2। और काफी अच्छा क्लास है आपका, क्योंकि जितना पढ़े हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने का मतलब होता है कि जितना भी टॉपिक आप पढ़े हैं उन सभी का रिवीजन, और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है जब तक कि उसका या प्रैक्टिकल यूज नहीं करें। जैसे बातें होती हैं कि कोई बात बहुत करता है, ये होगा वो होगा, और अब कर कुछ नहीं रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है उसका वो प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका। तो जब तक किसी बात को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा आपका। और क्वेश्चन बनने के बाद आप खुद सोचिएगा कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है पढ़ने में। तो जब आपको समझ में आता है और आपके हाथों से क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है आपको। तो इसीलिए आज का क्लास हम लोग क्वेश्चन पर रखे हैं। क्या क्या आप पढ़े हैं, जितना भी पहले टॉपिक हुआ है, एक बार टॉपिक का हम रिवाइज कर दें आपको कि कौन कौन सा टॉपिक हुआ है। तो जैसे हम लोग शुरू किए थे क्रिस्टल लैटिसेस से, यूनिट सेल से हुआ था, क्रिस्टल सिस्टम्स हुआ था, ब्रेवियस लैटिसेस हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स हुआ था, रेडियस ऑफ एटम्स हुआ था, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल से रिलेशन उसका हुआ था, पैकिंग एफिशिएंसी था आपका, है ना। तो इतना सारा टॉपिक का हम लोगों ने पहले स्टडी किया। अब उन्हीं से रिलेटेड जो है कि आपका होने जा रहा है क्या, क्वेश्चन होने जा रहा है। तो पहले तो आप एक काम ऐसा करेंगे कि कॉपी और पेन लेकर बैठना है और एक बार पहले आप इसको नोट कर लेंगे। कॉपी पर इसको आप एक बार नोट कर लेंगे और पहले क्वेश्चन को आप खुद ही इसको बनाएंगे। खुद ही आप इस क्वेश्चन को क्या है बनाएंगे पहले, और उसके बाद आप मिलाएंगे कि कितना सही हुआ और कितना क्या हुआ, गलत हुआ है आपका। समझ गए ना। तो आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा और निश्चित रूप से बनेगा आपका, क्योंकि उसी टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। जस्ट एक रिवीजन आपका होगा, है ना। तो क्वेश्चन तो बनाना आपको जरूरी ही है आपका। क्वेश्चन और टेस्ट ये सब काफी जरूरी होता है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो थोड़ा देखते चले। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज रेडियस ऑफ BCC यूनिट सेल। पूछा जा रहा है कि BCC यूनिट सेल में जो एटम था या जो पार्टिकल था उसका रेडियस आपका कितना था, कितना था आपका रेडियस। इस बात को आपको पढ़ना है। बताने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि BCC यूनिट सेल में क्या होगा। तो थोड़ा सा रिवाइज भी करते चले कि जो BCC यूनिट सेल आपका है उसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होता था। तो उसमें पार्टिकल्स होता था कॉर्नर पर और उसके बाद में बॉडी सेंटर पर। कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर होता था, और बॉडी डायगोनल पर, बॉडी सेंटर यानी कि बॉडी डायगोनल के ठीक बीचों बीच में होता है आपका। तो बॉडी डायगोनल उसका कितना था, A√3 था आपका, और उसमें 4 रेडियस बैठा हुआ था। एक कॉर्नर पर हुआ करता था, एक बीच में पार्टिकल रहता था जिसका 2 रेडियस, और एक और फिर होता था कहाँ, कॉर्नर पर आपका। तो 4R = A√3 का वैल्यू था आपका। तो R का वैल्यू कितना होगा, A√3 बाई क्या होगा आपका, 4 होगा। तो ये सब क्वेश्चन ओरली बनने वाला है आपका, समझ रहे हैं। तो इस चीज का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, A√3 बाई क्या होगा, 4। BCC यूनिट सेल में जो आपका रेडियस का जो वैल्यू है वो A√3 बाई क्या है आपका, 4 है आपका। तो ये यहाँ पर आंसर होगा। ज्यादा अगर यहाँ तकलीफ होगा तो सभी का डिराइवेशन बताया गया है
आप पहले के लेक्चर में अपने नोट कॉपी में देखेंगे तो सभी का पूरा डिटेल में अच्छे तरीका से आपको वहां पर मिलेगा, वहां का स्टडी आपका। तो बात समझ रहे हैं आप? तो ये बात हुआ है आपका बीसीसी यूनिट सेल का। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ यूनिट सेल दिया गया है, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी यूनिट सेल है और एफसीसी यूनिट सेल है। कहा जा रहा है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एटम्स आपका कौन सा होगा, सबसे ज्यादा एटम्स कौन होगा आपका। ये नहीं पूछ रहा है कि कितना एटम्स होगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, एफसीसी में होगा। आप पढ़े हुए हैं कि सिंपल क्यूबिक में एटम्स 1 होता है, बीसीसी में कितना होता है, 2 होता है और एफसीसी में कितना होता है आपका 4 पार्टिकल। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कहाँ था, तो उसमें पार्टिकल आपका कॉर्नर पर था, सिर्फ कॉर्नर पर। तो एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया था, तो कंपोनेंट और इनटू उसका क्या कंट्रीब्यूशन। तो 8 कॉर्नर और इनटू 1 बाई क्या है आपका 8, कितना हो गया 1 हो गया। दूसरा बात, बीसीसी में कहाँ था, तो कॉर्नर्स पर था और कहाँ बॉडी सेंटर पर था। तो कॉर्नर के लिए होगा 8 इंटू 1 बाई 8 और प्लस बॉडी सेंटर के लिए क्या होगा 1 इंटू 1 बाई 1। तो उधर 1 और इधर 1 जोड़कर कितना हुआ 2 आपका। फेस सेंटर में कहां पर था, तो कॉर्नर पर था और कहां फेस पर था आपका, समझ रहे हैं। तो कॉर्नर के लिए 8 इंटू 1 बाई 8 लिखेंगे और फेस के लिए कितना लिखेंगे 6 इंटू 1 बाई क्या 2, 6 फेसेज है और वहां का 2 कंट्रीब्यूशन है, 1 बाई 2 कंट्रीब्यूशन है आपका। तो एफसीसी में 4 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एटम्स कौन हुआ, तो यहाँ 1 एटम्स था, यहाँ कितना 2 हुआ और यहाँ पर कितना हुआ 4 हुआ। और ये बात तो समझ ही रहे हैं कि 4 कैसे आया। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो कौन होगा, एफसीसी यूनिट सेल होगा आपका, समझ रहे हैं। यही सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं आपका। ये जो क्वेश्चन है ये सब बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, खूब पूछा जाएगा। निश्चित रूप से आज के क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को आना ही है आपका। ऐसे पढ़ना तो आपको ऐसे चाहिए कि हर लेक्चर से एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, समझ रहे हैं, हर पॉइंट से वहां आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिएगा, हाउ मच पार्ट ऑफ ए पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कह रहा है आपका कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर एक पार्टिकल का कितना हिस्सा लाई करता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत आसान है कि कॉर्नर पर आपका एक पार्टिकल का कितना हिस्सा बैठा हुआ रहता है। तो सीधा सा बात है, ये कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है आपका। तो एक कॉर्नर का एटम कितना से घिरा रहता है, 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ रहता है आपका, 8 क्यूब से घिरा हुआ रहता है आपका, समझ रहे हैं। तो एक में कितना पार्टिकल लाई करेगा 1/8। आपको याद होगा, बताए थे आपको कि एक वाटर मिलन है, उसको आधा करेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2 को फिर आधा करेंगे 1/4, 1/4, 1/4 को फिर आधा करेंगे तो 1/8 आप देख रहे हैं। ज्यादा ध्यान आजकल आपको पिज्जा में होगा, तो पिज्जा में भी आप देखे होंगे 1/8 जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका 1/8 होगा। देखिए एक और बात है, बच्चा जो है ना वो छोटा छोटा बात से कंफ्यूज हो जाता है। जैसे जो लैंग्वेज है ना, तो कितना लोग लैंग्वेज नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, कितना लोग लैंग्वेज नहीं पढ़ना पसंद करते हैं आपका। तो जिन लोगों को लैंग्वेज पढ़ने में प्रॉब्लम होगा आपका, तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश का तकलीफ होगा। तो वो कोई बहुत बड़ा तकलीफ नहीं है आपका, वो बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा 1 क्या होगा आपका 8 यहाँ पर होगा। सिंपल क्यूबिक क्या, कोई भी एफसीसी यूनिट से, कोई भी यूनिट से अगर होगा तो उसमें कॉर्नर का जो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कॉर्नर पर कितना किसी पार्टिकल का बैठा हुआ पार्ट रहता है, तो 1/8 होगा। ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक के लिए ही नहीं है, सारे जो है कि क्यूबिक अरेंजमेंट के लिए यही आंसर होगा 1/8 होगा आपका। अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन और, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए, आप ये समझ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से है, हाउ मच पार्ट ऑफ ए पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच फेस ऑफ
एफसीसी यूनिट सेल। अब ये बात तो मालूम है कि एफसीसी में पार्टिकल कहाँ रहता है, तो कॉर्नर पर रहता है और कहाँ, फेस पर रहता है। तो फेस के बारे में कह रहा है कि यूनिट सेल के एक फेस पर एक यूनिट सेल के लिए कितना पार्टिकल वहां बैठा हुआ रहता है, कितना पार्टिकल रहता है एक फेस पर आपका। हाउ मच पार्ट ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का कितना हिस्सा बैठा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये दिमाग को सिर्फ क्लिक करने के लिए कि आप इस बात को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। और इसी छोटे छोटे बात से आगे देखिएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि और बनेंगे और काफी उसमें आपका काम आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ जो आंसर होगा वह कौन होगा आपका 1/2 हम लोग कहेंगे। तो ये जो आंसर होगा इसका 1/2, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि यही यूनिट सेल का ये जो बोर्ड है फेस है, तो उधर भी तो एक आपका होगा, उस साइड भी एक होगा, तो आधा इस यूनिट सेल में और आधा क्या होगा उस यूनिट सेल में। कितना आंसर होगा आपका 1/2 जो है कि आंसर यहाँ पर कहलाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार इसे समझ लें। लैंग्वेज पर ध्यान रखिएगा, बहुत लोग लैंग्वेज से भी कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, तो हाउ मच पार्ट ऑफ ए पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ बीसीसी। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही, ये सिंपल क्यूबिक है और ये आपका बीसीसी है। तो हम क्या बताए हैं, किसी भी कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा तो वो थोड़े बदलेगा आपका, वो कोई भी होगा। और सिंपल क्यूबिक और बीसीसी यूनिट सेल नहीं बदलता है आपका। तो इसका भी आंसर होगा कौन आपका, तो 1/8 ही होगा आपका, क्योंकि एक कॉर्नर पर अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल कितने यूनिट सेल से बंधा हुआ है आपका, तो बताया हुआ है कि 8 से जुड़ा हुआ है आपका। मान लिया जाए कि 4 यूनिट सेल नीचे रखा है, 4 क्यूब, 1 2 3 और क्या 4, चारों को सटा दीजिए, चारों क्यूब है उसको सटा दिए, बीच में कॉर्नर हो गया सबका कॉमन, अब उसी के ऊपर फिर 4 रखिए आपका। तो एक जगह पर कितना कॉर्नर मौजूद हो गया, अगर वो बीच वाला पॉइंट को हम देखेंगे तो 8 यूनिट सेल जो है कि हो गया, यानी 8 क्यूब वहां पर हो गया। हर क्यूब को एक यूनिट सेल कहा जाता है आपका। तो 1 क्या होगा आपका 1/8 यहाँ पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 पढ़ने जा रहे हैं, विच इज करेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एज इन ए क्यूबिक अरेंजमेंट। कोई भी क्यूबिक अरेंजमेंट हो, क्यूबिक यूनिट सेल कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सिंपल क्यूबिक है या बीसीसी है एफसीसी है। एक क्यूब के अरेंजमेंट में एज का क्या है आपका, ये छोटा छोटा बात है, बस आपके बातों को याद दिला रहे हैं आपको कि इतना लेक्चर जो हो गया है वो सारा लेक्चर आपको याद है कि नहीं है याद। तो एक तरह से समझें कि ये क्वेश्चन दिया गया है, जितना भी आप पढ़े हैं उन सभी का हम रिवीजन करवा रहे हैं आपका, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रॉन्ग हो सके आपका, है ना। तो एज का जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वह कितना होगा 1/4 होगा आपका। तो 1/4 कैसे होगा, तो एक तो पहले भी आपको समझाए हैं, आप चाहें तो यहाँ भी समझ सकते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ पर 4 क्यूब रखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा समझ लें अगर समझना चाहते हैं। देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पर 4 क्यूब हमने रखा है, 4 क्यूब हम रखे हैं। अब इस 4 क्यूब है, एक क्यूब ये है, एक क्यूब यहाँ पर है, और इसके बीच में ये पेन को डालिए, इसके ठीक सेंटर में इस पेन को डालिए। अब बताइए तो ये जो पेन है ये कितने लोगों को छू रहा है, तो 4 लोगों को टच कर रहा है आपका। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक यूनिट सेल के लिए, यूनिट कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ एक यूनिट सेल के लिए कहलाता है। तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 होगा आपका, समझ रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये समझ लें कि जस्ट एक रिवाइज क्लास आपका चल रहा है, प्रॉब्लम्स क्लास है। आप चाहे तो इसे देख लें, आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, विच इज करेक्ट अबाउट हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस। आपको याद होगा कि क्रिस्टल सिस्टम्स जो हम बताए थे, वहां पर 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स बताए गए थे।
14 टाइप का ब्रेवियस लैटिसेस था, उसी में यह क्वेश्चन जो है कि वहीं से यह लिया गया है। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस के लिए कौन सा अरेंजमेंट आपका सही है? तो ये तो सिंपल है आपका। तो मान लें कि हेक्सागोनल अगर है, हेक्सागोनल है आपका पिक्चर आपका, तो जो हेक्सागोन आप बनाते हैं उन सभी के बीच का जो एंगल है वह कितना है? 120 है। तो उसमें से एक एंगल जो होता है वह कितना होता है? 120 होता है आपका, समझ रहे हैं? 120 होता है। और अल्फा बीटा दो एंगल वहां पर जो होगा वह कितना होगा आपका? 90 डिग्री आपका होगा। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा और जो गामा का जो वैल्यू होगा, एक एंगल वहां पर जो होगा वह कितना होगा? 120 होगा। बाकी इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपका सही होगा। तो ये बात आप समझ गए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था नहीं, जस्ट इसको याद किया हुआ रहेगा तो ये आराम से बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं विच कंटेन्स पार्टिकल्स एट कॉर्नर एंड टू अपोजिट फेसेस। कहता है 4 यूनिट सेल यहाँ दिया गया है, इसमें चारों में से कहां होता है आपका प्रिमिटिव? ये कॉर्नर्स पर होता है और टू अपोजिट फेसेस। देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, ईसीसी में और एफसीसी में कंफ्यूजन होता है। यहां भी फेस पर होता है और यहां पर भी फेस पर होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि सभी फेस के ऊपर होता है। यहां पर जो होता है वो सभी फेस के ऊपर होता है, लेकिन यहां जो होता है ये सिर्फ टू अपोजिट फेसेस पर आपका होता है। टू अपोजिट फेस पर यहां होता है। तो ये पूछ भी रहा है टू अपोजिट फेस, तो कौन सा आंसर होगा? तो यहां जो आंसर होगा वह कितना होगा आपका? ईसीसी यूनिट सेल होगा आपका। तो यह एक हो गया, इसका भी आगे चर्चा होगा। इसका अभी तक तो बहुत ज्यादा चर्चा हुआ नहीं है, डेफिनेशन हुआ है, लेकिन आगे इसका चर्चा होता है, बताएंगे। विच कंटेन्स कंप्लीटली वन पार्टिकल। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सोचना होगा। क्या पूछ रहा है? 4 यहाँ यूनिट सेल दिए गए हैं और कह रहा है कि किस यूनिट सेल में वन पार्टिकल होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली एक पार्टिकल आपका रखता है। ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें कितना पार्टिकल होता है, ये पूछ रहा है कि किस यूनिट सेल में कंप्लीटली एक पार्टिकल है आपका। तो ये जानते हैं कौन होगा? बीसीसी आंसर होगा। सिंपल क्यूबिक में एक पार्टिकल होता है, लेकिन कहां कहां होता है? कॉर्नर को जोड़कर होता है, कॉर्नर को जोड़कर होता है, सिर्फ कॉर्नर ही है इसमें होता है। एफसीसी में कॉर्नर और फेस को जोड़कर होता है, लेकिन उसमें भी पूरा पार्टिकल नहीं होता है। इसी से में भी वही होता है, फेस पर होता है और कॉर्नर पर। लेकिन इसमें एक पार्टिकल जो कंप्लीट बॉल है, फुटबॉल है, वो बैठा हुआ कहाँ रहता है? बॉडी सेंटर पर बैठा हुआ रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? तो इसे हम बीसीसी यूनिट सेल के नाम से क्या है जानेंगे आपका। इसमें ये होगा। आगे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होगा आपका। विच इज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल। एक याद होगा आपको टॉपिक बताए थे कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। जैसे इसको कैसे हम समझाएंगे तो थोड़ा देख लिया जाए। एक पिक्चर बनाते हैं, जैसे मान लें कि एक पार्टिकल यह है और एक पार्टिकल यह है। यहां से दोनों बराबर ही है, ये रेडियस आर है और यह रेडियस आर है। इसी को हम लोगों ने कहा था डिस्टेंस बिटवीन, क्या कहे थे? एटम्स हम लोगों ने कहा था। डिस्टेंस बिटवीन क्या कहे थे? एटम्स। यहाँ पर जिसे हम डी से लिखेंगे तो ये डी का वैल्यू कितना होगा? तो इतना तो कंफर्म हो गया कि डी का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? 2r होगा। तो आपको याद होगा कि 4r इक्वल टू क्या हुआ करता था? a√3 हुआ करता था। तो 2r इक्वल टू क्या होगा? a√3 बाई क्या होगा? तो 2 होगा। और इसे ही हम लोगों ने क्या कहा था? d कहा था। तो ये जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी आंसर होगा। यानी बीसीसी यूनिट सेल में दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है आपका? तो वह यहाँ पर हमारा a√3 बाई क्या होगा आपका? 2 होगा। इसको ध्यान में आप रखेंगे, a√3 बाई क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पर देखिए इसको। अब आगे इस क्वेश्चन में आते हैं, विच हैड मैक्सिमम फील्ड स्पेस। अच्छा, अब ये पैकिंग एफिशिएंसी पर आ गया, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें आप कि यहाँ पर कौन सा स्पेस ज्यादा फील्ड था। तो 3 तरह के यूनिट सेल का निकाला गया था, याद है आपको?
सिंपल क्यूबिक का निकाला गया था, बीसीसी का निकाला गया था और निकाला गया था किसका, एफसीसी का। तो सिंपल क्यूबिक में जो फील्ड इफिशियंसी था, पैकिंग इफिशियंसी, वो कितना था, 52% भरा हुआ था, तो 48% क्या होगा, खाली होगा। बीसीसी में क्या था, 68% था आपका, 68% जो है कि आपका वहां पर भरा हुआ था और 32% क्या है, खाली है। और एफसीसी में क्या था, तो 74% भरा हुआ था और 26% खाली था। तो वही कहा जा रहा है कि मैक्सिमम फील्ड स्पेस जो है कि किसमें था आपका, तो मैक्सिमम फील्ड स्पेस आपका एफसीसी में था। तो आंसर जो होगा वह क्या होगा, आपका बी होगा, एफसीसी यूनिट सेल कहलाएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए पूरा आपको पढ़ना पड़ा। जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपने पढ़ लिया है आपका, ये बात आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैड मिनिमम एम्प्टी स्पेस, किसमें कम जो है खाली जगह है आपका। तो दोनों क्वेश्चन को देखिएगा तो एक ही मतलब है ना, लैंग्वेज को बदल दिया गया है, वहां फील्ड स्पेस ज्यादा है, यहाँ पर किसमें खाली जगह है। तो अभी ना पढ़े हैं कि एफसीसी इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ 26% खाली है, यहाँ 48% खाली है, यहाँ 32% खाली है। तो मिनिमम खाली किसमें है, तो एफसीसी में यह जो है कि खाली है। तो एफसीसी में जो जगह है वह जो है आपका बहुत ज्यादा, ये मतलब सबसे कम खाली जो है आपका वो किसमें है, आपका एफसीसी यूनिट सेल में। तो यह है क्वेश्चन हुआ है आपका। अब चाहे तो इसे देख लें, आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मेन प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, वो लैंग्वेज होता है। सीधा आप समझिए, लैंग्वेज ऐसा चीज है कि, और लैंग्वेज का कहने का तरीका ऐसा चीज है जो आसान क्वेश्चन को भी हार्ड बना देता है आपका। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है आपका, लेकिन इसको अगर ऐसे लिख दिया गया है इस क्वेश्चन को, तो लग रहा है कि कितना बड़ा यह क्वेश्चन है आपका, जबकि कुछ क्वेश्चन नहीं है आपका, ये इसका कोई लेवल आपका नहीं है। लेकिन लैंग्वेज के आने से बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि सर ये कैसे बनेगा आपका। आप पढ़िए तो पहले उसको समझिए, समझना पड़ता है उसको। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप समझेंगे। ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कोई मेटल है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, सिंपल क्यूबिक। एक और बात, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है कि उस क्वेश्चन के हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन को कहा जाता है उसमें शब्द आते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग आपका चलना चाहिए। उसके लिए पहले से उसका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्वेश्चन है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम इसको नहीं पढ़ाए हैं। मतलब जो भी बात कहा जाए वो दिमाग में आपका आ जाना चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे किसी ने कहा कि टीम इंडिया का जर्सी नंबर जो है 18 है आपका, तो किसका जर्सी नंबर है, विराट कोहली का है आपका। तो क्या देखिए आप, 18 आप हैं कहां, 18 से कनेक्ट हो गया क्या है आपका, कड़ी, तो उसका जर्सी नंबर है आपका। तो जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहां कहा गया, तो सारा बात इसका आ जाना चाहिए। सवाल है कि वह पूछेगा क्या हमसे, वह पूछेगा क्या। तो सिंपल क्यूबिक में क्या जानते हैं, तो एक एटम होता है, उसमें पार्टिकल सब कहां होता है, कॉर्नर पर होता है आपका। वहां पर रेडियस क्या होता है, तो a/2 होता है। डिस्टेंस बिटवीन एटम्स क्या होता है, तो 2r के इक्वल टू होता है, या सिंपल कहें a के इक्वल टू होता है आपका। यही सब पूछेगा आपका। क्या पूछेगा, तो जस्ट लाइक कैसे आप गूगल में कोई चीज डालते हैं तो उससे रिलेटेड सारा बात वो आपके सामने परोस देता है, ऐसे ही आपका दिमाग एक गूगल है। ये जैसे ही आप यहाँ पर पढ़े, उससे सारा रिलेटेड दिमाग में आ जाना चाहिए आपका। यही बेस्ट वे है क्वेश्चन को समझने का। द लेंथ ऑफ एज ऑफ द यूनिट सेल 6.22 एंगस्ट्रॉम है।
अब सिंपल क्यूबिक है, उसका एज लेंथ इतना आपको दे दिया है। कहा जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ईच एटम एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ द क्या है आपका मेटल्स, यानी कि वो मेटल कहने का मतलब यूनिट सेल आपका जो वो अरेंजमेंट में है। तो कितना आसान क्वेश्चन है। ये जो वैल्यू आपको दिया है ये क्या दिया है, तो ये आपका ए है, यह एज लेंथ है, और पूछा जा रहा है क्या है आपका रेडियस। क्या पूछा जा रहा है, तो रेडियस आपका क्या है पूछा जा रहा है यहाँ पर, और फिर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन को क्या हम कहे थे, डी कहे थे, कि डी भी आपका पूछा जा रहा है, और ये आपका ए है। तो कैसे बनेगा ये, तो इसमें हम बताए थे, आप पढ़े हैं कि r = a बाई क्या होगा 2 होगा। कोई हार्ड क्वेश्चन है, तो a का वैल्यू कितना है 6.22 और बाई 2 तो 3.11 क्या होगा एंगस्ट्रॉम होगा। और d का वैल्यू यहाँ कितना बताया गया था, तो 2r बताया जाता है। d का वैल्यू हमेशा 2 ही r होता है। अब वहां r का क्या वैल्यू है यह वहां पर बदलता है, चेंज करता है आपका। तो 2r a हो गया, और a का वैल्यू कितना है 6.22 क्या होगा आपका एंगस्ट्रॉम। तो एक आंसर यह है और एक आंसर आपका क्या है यह है। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज को पढ़ने से लगता है कि क्या है कि कितना हार्ड क्वेश्चन है। तो बात ये शुरू होता है कि आप पढ़ो तो पहले, आप इसको देखिए तो पहले, आपका समझ गए ना। तो पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आसान चीज और बहुत समय लग जाता है उसको समझने के लिए, समझ गए ना। ये जितनी भी बातें आपको बोलते हैं ये सब का सब प्रैक्टिकल है आपका, बहुत आसान चीज। अब वहां ध्यान आपका नहीं गया कि अच्छा ऐसी घटना जो है कि घटता है आपका, समझ रहे हैं। तो ये सब बात आपको समझना होगा, पॉइंट है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज की वजह से क्या है कि ये तो बन ही नहीं रहा है। लगता है कि दूर कुछ है वहां पर, भाई उसको नहीं बनाएंगे आपका। तो लैंग्वेज से कभी मत डरिए आप, समझ गए ना। आप ही के जैसे बच्चे कंपीट करते हैं। अब ये समझिए, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहां भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का तो ऐसा इफेक्ट है ना, बातों का ऐसा इफेक्ट है, कहने का ऐसा इफेक्ट है कि वो कहां से कहां घुमा देता है बात को आपका, समझ रहे हैं। तो देखिएगा, तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है दो एलिमेंट्स ए और बी से, इन विच ए एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ए कहां बैठा है, कॉर्नर पर है। बी कहां बैठा है आपका, तो बी बैठा है बॉडी सेंटर पर, और कहां फेस सेंटर्स पर। और कहा जा रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड। कह रहा है कि उसमें एटम्स का संख्या कितना है आपका, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स वहां पर कितने हैं, ये डायरेक्टली आपसे क्या है पूछा जा रहा है। ये बात को आपको समझना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्या है आपका एटम्स पूछा जा रहा है कि उस यूनिट सेल में कितना। यूनिट सेल का ही बात होता है आपका, यूनिट सेल का, कभी पूरे सॉलिड का बात नहीं होता है, यूनिट सेल का ही बात होता है। तो एटम्स पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कहां कहां कौन कौन बैठा है पहले एक बार लिख लीजिए। ए जो है ये बैठा हुआ कहां है, कॉर्नर पर है, यह हमारा कॉर्नर पर है। और बी कहां कहां है बोलिए तो बी है बॉडी सेंटर और फेस पर, यानी बॉडी सेंटर बॉडी पर है, और प्लस कहां है आपका फेस पर। वो होगा तो सेंटर पर ही होगा, फेस सेंटर बॉडी सेंटर। अब कह रहा है कितना है, तो आपको याद है एक फॉर्मूला बताया गया था एटम्स को निकालने का, थोड़ा याद करिए। तो क्या वहां का वैल्यू है, याद आ रहा है कुछ। तो एटम्स निकालने का वैल्यू था जिसे हम जेड से लिखे थे। तो क्या लिखे थे, कंपोनेंट इनटू क्या है आपका कंट्रीब्यूशन। कंपोनेंट और इनटू क्या वहां का कहेंगे हम, उसका कंट्रीब्यूशन हम कहेंगे आपका। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमें ए एटम्स को निकालना है तो ए एटम्स कॉर्नर पर है, तो 8 इंटू 1 बाई क्या करेंगे 8 क्या है कॉर्नर है, तो ये जो पार्टिकल्स आएगा ये 1 आएगा आपका। ये क्या है हमारा कंपोनेंट है उसका, समझ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर और इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर। तो 8 इंटू 1 बाई क्या होगा 8 बराबर कहलाएगा क्या 1, यहाँ पर वैल्यू आ गया, समझ रहे हैं बात। बी एटम्स कहाँ कहाँ है, तो बी एटम्स हमारा जो है वह बॉडी पर है और कहाँ फेस पर है आप, तो बॉडी का फेस है। उसी तरह से बॉडी का, तो बॉडी का नंबर एक ही होता है, एक ही बॉडी है। कंट्रीब्यूशन 1 बाई 1 होता है।
और फेज 6 है कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो टोटल कितना हो गया 1 और 3 कितना हो गया आपका 4। तो टोटल एटम से पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देना होगा, तो इसीलिए टोटल एटम्स कितना हो गया। तो यहाँ पर बात करेंगे अगर आप टोटल एटम्स का, तो टोटल एटम्स हो गया 1 और +4, ये टोटल कितना हो जाएगा 5, यानी इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा 5 होगा आपका। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं, लैंग्वेज को समझ जाते हैं, तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखिए, क्या है, इन BaF2 सॉलिड, कोई BaF2 सॉलिड है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ba2 प्लस आपका 8 है और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस क्या है पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है F माइनस यहाँ पर क्या है पूछा जा रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर Ba2 प्लस ये है। तो आपको याद है किसी के लिए हम बताए थे एक रिलेशन, BaF2 के लिए एक हम रिलेशन आपको बताए थे, तो इसको हम यहाँ पर बना देते हैं। देखिएगा, इसका हम यहाँ पर बना देते हैं, इस जगह पर, इसका आंसर यहाँ देखिए ध्यान से। तो क्या आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हम लोग लिखेंगे Ba2 प्लस और बाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस कितना, तो उल्टा करने के लिए बोले थे, तो BaF2 का रेशियो है, तो इसका यहाँ पर लिखने के लिए 2 और यहाँ पर कितना है आपका 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ba2 प्लस कितना है यहाँ पर 8 और हमको F माइनस का निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर मान लें तो ये आपका 2/1 है, तो 2 से 2 यह आपका 4 हो गया, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो यहाँ पर वैल्यू है क्या हो जाएगा F माइनस, वह कोऑर्डिनेशन नंबर F माइनस कितना हो जाएगा आपका, तो ये यहाँ जो आंसर आया 4, यही आपका आंसर होगा 4, यानी F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। समझ रहे हैं? तो एक तो ये फॉर्मूला से हो गया इसको बनाने का तरीका, ये बहुत आसान है, रेशियो इसके जो पहले लेक्चर है उसमें बताया गया है आपका, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, यह बताया गया यहाँ पर। इसका एक और टॉपिक है आपका, इस चीज का एक और रूल है बनाने का, इसका आप चाहें तो सेकेंड मेथड भी आप बना सकते हैं। एक कंपाउंड जो होता है वह न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के आधार पर। तो देखो, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है Ba2 प्लस का 8 है, यानी कहने का मतलब है कि Ba2 प्लस है तो इसके चारों तरफ 8 F माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या देख रहे हैं, Ba2 प्लस के चारों तरफ 8 क्या है माइनस है, तो 8 माइनस है तो श्योर है कि 8 प्लस भी होगा। 8 माइनस है तो 8 क्या होगा यहाँ पर प्लस भी होगा आपका, यह एक नया कॉन्सेप्ट है। तो 8 प्लस के लिए F माइनस के चारों तरफ कितना लिखिएगा, तो Ba2 प्लस Ba2 प्लस Ba2 प्लस और फिर क्या होगा Ba, क्या देख रहे हैं 8 माइनस है तो 8 प्लस आया, तो 8 प्लस में कितना Ba2 प्लस आएगा 4 आएगा, तो वही आंसर यहाँ पर क्या आया है 4 आया है। तो ये क्वेश्चन था आपका, तो इसको एक बार देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से 2 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, और यह दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और सभी एग्जाम में पूछा गया है, वो बोर्ड का क्वेश्चन हो या नीट का क्वेश्चन हो या जेई का हो एग्जाम, सभी में यह पूछा गया है। तो दोनों को देखते हैं हम लोग क्या है। तो यह तो थोड़ा आसान है, बहुत ज्यादा नहीं है, यह थोड़ा उससे अच्छा क्वेश्चन है, ये 17 नंबर आपका क्वेश्चन, तो थोड़ा यहाँ हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को पहले आप पढ़ें, उसमें समझें कि वहां क्या क्या दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास दिया है इतना केजी पर मोल, कोई एलिमेंट है उसका मोलर मास। अब मोलर मास एलिमेंट का अगर हो तो नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ना लिखकर यहाँ लिखा हुआ है क्या, मोलर मास आपका, और लिखा हुआ है केजी पर क्या है आपका मोल, केजी पर मोल। जनरली जो
मोलर मास होता है वो ग्राम में लिखा जाता है, लेकिन वो केजी में लिखा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे। एक क्यूबिक अरेंजमेंट को बनाता है जिसका एज लेंथ 405 405 पिकोमीटर है। अब ये पिकोमीटर है, हो सके आपको मीटर में भी बदलना पड़े, तो मीटर में बदलने के लिए उसको 10 टू दी पावर -12 से क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगा अगर देखेंगे। इफ इट्स डेंसिटी आपका इतना दे दिया है, व्हाट इज द नेचर, अच्छा डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब है, अब तो इसको मीटर में ही बदलना पड़ेगा पिकोमीटर से, और उसका नेचर क्या है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्या है आपका यूनिट से। तो देखिए क्वेश्चन में होता क्या है पहले कि सर हम क्वेश्चन को शुरू कहां से हम करें, कैसे हम सोचना शुरू करें आपका। तो देखिए दोनों चीज आपको देखना है, उसमें क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में भी अगर नॉलेज है तो आप पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन के, और कोई चीज अगर दिया हुआ है तो यह भी काफी हेल्प करता है कि यह क्यों दिया हुआ है। डेंसिटी दिया है तो क्यों दिया, समझ रहे हैं, मोलर मास दिया है तो क्यों दिया है, क्या जो सभी डाटा दिया हुआ है क्या किसी को खास फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहे हैं आपका, तो ये सब थोड़ा सोचना समझना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आप सोच सकते हैं उसको। तो जैसे व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, तो कितना यूनिट सेल अभी तक स्टडी हुआ है आपका, तो यूनिट सेल का स्टडी हुआ है, सिंपल क्यूबिक हुआ है, बीसीसी हुआ है, एफसीसी हुआ है, थोड़ा बहुत ईसीसी भी हुआ है आपका। तो ये सब यूनिट सेल का होता है, सभी का जेड का वैल्यू आपने पढ़ा है। तो नेचर यहां कहने का मतलब है जेड। अगर आप जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक यूनिट सेल में जेड का वैल्यू कितना होगा आपका, मान लिया जाए कि जेड का वैल्यू 2 आया तो कौन सा यूनिट सेल होगा, बीसीसी होगा। जेड का वैल्यू अगर 4 आया तो कौन होगा, एफसीसी होगा। तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, तो यह जो डाटा आपको दिया है, इस डाटा को हम लोग एम नॉट कहते हैं। मोलर मास को एम नॉट ऐसे रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका होता है। एम नॉट है, कोई एम से ही लिखेगा। ये हो गया। यह जो दिया है वैल्यू, ये पिकोमीटर का ये कैसा वैल्यू है, तो ये एज लेंथ है, उस क्यूब का क्या है, एज लेंथ है आपका। और यह जो डाटा आपको दिया गया है ये तो डेंसिटी का है, तो उसका क्या डेंसिटी है। और नेचर जो पूछा जा रहा है, तो नेचर कहने का मतलब जेड का वैल्यू वहां पर क्या है पूछा जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ 4 डाटा का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था डेंसिटी का, आपको याद होगा कि D = Z इंटू हम लोग एम नॉट पढ़े थे, और बाई आपका क्या होगा AQ, और इंटू क्या होगा एन नॉट होगा, एन नॉट, इसे हम लोग पढ़े थे यहाँ से। तो डेंसिटी का वैल्यू कितना है, केजी में ही रहने दीजिए। तो डेंसिटी का वैल्यू है 2.7 इंटू 10 के पावर 3 है। Z का वैल्यू हमें निकालना है, एम नॉट का वैल्यू केजी में ही रहने दीजिए। तो 2.7 इंटू 10 के पावर क्या होगा -2 होगा। और A का वैल्यू में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये जो पिकोमीटर है इसको बदल देना होगा कहाँ, मीटर में। तो क्या करेंगे, तो 405 को हम लोग इंटू 10 के पावर -12 और गुना कर देंगे उसके AQ से, यानी 3 में पावर आ जाएगा यहाँ। और एन नॉट का वैल्यू कितना होगा, अवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 10 के पावर क्या होगा 23 होगा। ये हमारा क्या हो गया, अवोगाड्रो नंबर हो गया है आपका। तो Z का वैल्यू यहाँ से आराम से निकलेगा। तो Z का वैल्यू जब निकालिएगा तो Z का वैल्यू यहाँ 4 आएगा। 4 कहने का मतलब कौन सा यूनिट सेल है आपका, FCC यूनिट सेल है, जहाँ पर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं और कहाँ फेस पर होते हैं। तो ये तो बहुत वैसा प्रॉब्लम नहीं था, समझ गए ना, एक आसान फॉर्मूला पुटिंग था, डेंसिटी का यूज था। हाँ, नेचर कहने का मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कि जब कभी भी नेचर पूछा जाए तो समझ लीजिएगा कि वहां से हम लोग जेड का वैल्यू हमको निकालना है आपका, या जो जहां का कॉन्सेप्ट होगा वहां का वो निकालेंगे। तो नेचर है, तो नेचर कहने का मतलब जेड का वैल्यू 4 आया। 4 कहने का मतलब हमारा क्या है, FCC। जेड मालूम है ना आपको क्या था कि एक यूनिट सेल में कितना होता है, क्या है आपका, एटम्स होता है। तो यह एक बताया गया आपको इस तरह से। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अच्छा है, और ये क्वेश्चन में स्टूडेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है।
बच्चा इसको थोड़ा सा तकलीफ यहाँ महसूस करता है, और तकलीफ कहाँ महसूस करता है तो वही आपको बता देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आसान सा बात को आप नहीं समझ पाते हैं, और वास्तविकता भी यही है। अगर आप कोई बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई आसान चीज है और कोई छोटा सा चीज है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि अगर वो बड़ा रहता तब तो क्या होता, दिखता है आपका। ये छोटा है इसका मतलब कि वो नहीं दिख रहा है। इसमें एक फॉर्मूला का यूज होता है, और वो हम आपसे पूछने जा रहे हैं फॉर्मूला। तो जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका जवाब देंगे आप। जैसे मान लें कि एक आम का दाम है 2 रुपया। आपने क्या सुना? एक आम का दाम है आपका 2 रुपया, तो आप हमें बताएं 10 रुपया में कितना आम मिलेगा। सोचिए। तो सोचना क्या है, 5 आम मिलेगा। तो सोचना यह है कि वो 5 आया कैसे। तो 5 आया जब हम 10 को 2 से क्या किए, डिवाइड किए। तो 10 क्या था, टोटल आम का दाम था, और 2 क्या था, एक आम का दाम था। यानी हमको अगर नंबर निकालना है तो टोटल को हम लोगों को 1 से क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना। इतना आसान चीज का इसमें यूज है, और यही चीज बच्चा इसमें नहीं समझ पाता है आपका। समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। आइए, एक एलिमेंट है जिसका अरेंजमेंट कैसा दिया है आपका, बीसीसी अरेंजमेंट दिया है, और वहां का एज लेंथ है 288 पिकोमीटर है। अब बीसीसी कहा गया तो बीसीसी का सारा केमिस्ट्री दिमाग में आ जाना चाहिए। कितना उसमें एटम्स है, उसका रेडियस कितना है, एज लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सारा बात दिमाग में आ जाना चाहिए आपका। तो हाँ, मालूम है कि बीसीसी के यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। वो 2 क्या था, ये नहीं कहा जाएगा कि 2 एटम्स होता है, एक यूनिट सेल में 2 क्या होता है, एटम्स होता है आपका। और वहां का एज लेंथ है आपका 288 पिकोमीटर है आपका। तो आप इसे चाहेंगे तो मीटर में बदल देंगे आप इसे, है ना। और वहां का डेंसिटी इतना दिया है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, अच्छा डेंसिटी के बारे में एक बात हम पहले भी बताए थे आपको, ध्यान से। डेंसिटी के बारे में पहले भी एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि एक तो किसी भी प्रॉब्लम में अगर डेंसिटी आ जाए तो क्वेश्चन का डेंसिटी अगर आ जाए तो वो क्वेश्चन का एक लेवल हार्ड हो जाता है। और डेंसिटी अगर दिया है तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि या तो उस क्वेश्चन में हमें मास से वॉल्यूम में जाना पड़ेगा, और या तो हमको वॉल्यूम से कहाँ जाना पड़ेगा, मास में। यानी डेंसिटी एक मीडियम है फॉर कन्वर्सन ऑफ मास इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इनटू क्या है आपका, मास। यह एक मीडियम है। तो इस बात का मन में आप रखेंगे कि क्या कन्वर्सन वो है क्या। पूछ रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द क्या एलिमेंट। कहता है कि उस एलिमेंट के 208 ग्राम में कितना एलिमेंट है। तो जानते हैं बच्चा यहां समझता है कि इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि बीसीसी में एटम्स का संख्या कितना होता है, 2 होता है। और यहां वो पूछ क्या रहा है, तो वहां वो पूछ रहा है कि एटम्स का संख्या कितना होगा। तो 2 होगा, तो 2 कितना में होगा, एक यूनिट सेल में होगा। आपको पहले ये पता करना होगा कि 208 ग्राम में, 208 ग्राम में एलिमेंट में कितना यूनिट सेल होता है, और फिर उस यूनिट सेल को निकालकर उस बीसीसी वाले 2 एटम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। यानी यह डेंसिटी आपको दिया है कि इस मास को हम वॉल्यूम में कैसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे आपका। समझ रहे हैं? तो एक बात इसको देख लीजिए क्या है। तो देखिए, सबसे पहला बात बीसीसी अरेंजमेंट है। यहाँ z का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 2 है। यहाँ एज लेंथ का जो वैल्यू है वो 288 इंटू, अब ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको भी बदल दीजिए कहाँ, सेंटीमीटर में। तो 10 के पावर 12 करके तो मीटर हो गया, और 10 के पावर यहाँ 2 करेंगे तो क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अब इसको हटाइए और यहाँ पर 10 लिख दीजिए, खत्म कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा। तो ये हो गया सेंटीमीटर। डेंसिटी का जो वैल्यू है आपका कितना है, देख रहे हैं। तो डेंसिटी का वैल्यू है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, यहाँ क्या है, क्यू है। और जो मास का वैल्यू है वह कितना है आपका, 208 ग्राम यहाँ दिए हुए हैं।
ध्यान दीजिएगा। और पूछा क्या जा रहा है कि कितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, यानी यहां पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। तो इसको हम Na मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टोटल नंबर ऑफ n मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है। तो इसे चाहें तो हम Nt भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, Nt कह दीजिए यहां पर। यही क्वेश्चन आपका है। तो जानते हैं पहला काम ये करना होगा, अच्छा ये जो दो एटम्स है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो एटम्स, यहाँ भी दो एटम्स है, लेकिन ये कौन सा एटम्स है? तो ये एटम्स एक यूनिट सेल में है। किसमें है आपका? इन 1 यूनिट सेल। आपका एक यूनिट सेल का एटम्स है आपका, इन 1 यूनिट सेल का है। तो लेकिन हम लोगों को टोटल एटम्स निकालना है। तो पहले ये पता चले क्वेश्चन में कि कितना यूनिट सेल है इसमें यूनिट सेल का संख्या कितना है आपका, ये वैल्यू को याद करिए। तो हम लोग पहले अब निकालने जा रहे हैं। तो ये कैसे निकलेगा यूनिट सेल नंबर? तो पहले आपको निकालना होगा वॉल्यूम, कि इस 208 ग्राम में कितना वॉल्यूम है। 208 ग्राम में कितना वॉल्यूम है? तो हम लोग पहले यह निकालने जा रहे हैं। तो पहले निकालिए आप टोटल वॉल्यूम। क्या निकालिएगा? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को लिख देते हैं हम किससे? Vt से। तो ये कैसे होगा भाई? तो मास बाई क्या होगा? डेंसिटी। तो मास तुम्हारा कितना है? देखो 208 है और डिवाइड कर देंगे यहाँ 7.2, बस 7.2। तो ये तुम्हारा निकल गया क्या? सेंटीमीटर क्यूब। सुन रहे हैं आप? तो टोटल वॉल्यूम हमारा निकल गया इसका। टोटल वॉल्यूम कहने का मतलब टोटल वॉल्यूम किसका? सॉलिड का। सॉलिड का टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है आपका? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इतना हमारा हो गया। अब ये टोटल वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, इसको Vt कहेंगे। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कैसे निकलेगा भाई? तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, तो 1 यूनिट सेल उसको हम V कह देते हैं। तो V का वैल्यू कैसे निकालोगे? AQ करेंगे ना। AQ दिख रहा है G। तो A का वैल्यू कितना होगा? तो A का वैल्यू कितना है ना जी? तो 288 है इंटू 10 के पावर माइनस 10 के पावर क्या हो गया? Q कर देंगे। ऊपर में Q है, ध्यान से, और नीचे ये Q है, ये सेंटीमीटर Q है। अब समझो तो ये V का वैल्यू निकला AQ। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम V है और टोटल वॉल्यूम आपका Vt है। एक आम का दाम भी है और टोटल जो दाम है वो आपका Vt है। समझ रहे हैं? तो कितना यूनिट सेल बनेगा आपका? एक यूनिट सेल का वॉल्यूम भी है, टोटल वॉल्यूम इतना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? देख लो। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल तुम्हारा कितना होगा? तो Vt बाई क्या करेंगे? Vt बाई क्या करेंगे? यही तुम्हारा हुआ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हुआ। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स को आप चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। यूनिट सेल है ना, तो मान लें कि Nu से हम डिनोट कर देंगे। Nu से, Nu मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ क्या? यूनिट सेल्स हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, आपका U से रिप्रेजेंट कर दिए। तो अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग Nt बोले थे। तो Nt को कैसे निकालेंगे? तो Z में हम लोग Nu से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा? Nt को माने थे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो Z इंटू क्या करेंगे हम लोग? Nu कर देंगे। Nu क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल है। तो एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो यूनिट सेल में कितना एटम? Z इंटू क्या करेंगे? एकदम छोटा सा है, यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम का प्रॉब्लम है आपका है। लेकिन बच्चा इसमें फंस जाता है कि ये कहाँ कहाँ पर क्या है। देखिए फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो वास्तव में आसान होता है, लेकिन बिना फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें बेसिक बातें होती हैं आपका। तो एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं आपको। देख लीजिए, एक यूनिट सेल का चर्चा है, BCC अरेंजमेंट है। Z का वैल्यू वहां 2 दिया है, A का वैल्यू पिकोमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दिए हैं। D का वैल्यू इतना दिया है, W का वैल्यू 208 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, इसको मान लिए हैं Nt।
तो देखो यहां भी 2 एटम्स है और यहां भी एटम्स निकालना है। बच्चा कंफ्यूज कि भाई यहां भी एटम्स यहां भी एटम्स, तो समझना होगा ये 1 यूनिट सेल का एटम्स है और तुमको पता करना है कि 208 ग्राम में कितना यूनिट सेल है। तो पहले यह पता ना करना होगा कि 208 ग्राम में हमारा कितना क्या है यूनिट सेल बैठा हुआ है। आपका 208 ग्राम में कितना बैठा है, तो इसके लिए पहले हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे। उस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम कितना है, फिर 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे आपका, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, VT/V करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना यूनिट सेल है। और 1 यूनिट सेल में एटम का संख्या आपका Z होता है, तो टोटल एटम Z इंटू क्या होगा आपका Nu होगा आपका। समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छा से आपको समझाया गया और आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चाहें तो इसे एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का आपका, तो ध्यान से इसे समझेंगे आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस टॉपिक से जितना भी आप पढ़े हैं, तो इस टॉपिक में थोड़ा जरूरत पड़ेगा हमें मोल कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा 2 लाइन हम यहां मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बोलेंगे, फिर इसको हम समझाएंगे आपको। तो मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे कि जैसे वाटर है, H2O है, अगर वाटर है अगर, तो उसका हाइड्रोजन जो है वो कौन सा पार्टिकल है, तो उसका हाइड्रोजन जो है वो सेकेंड पार्टिकल है। जैसे कि कोई वाटर है तो कहता है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये इसका पहला पार्टिकल्स है। और कोई कहता है हाइड्रोजन एटम्स या ऑक्सीजन एटम्स, तो यह उसका क्या है दूसरा पार्टिकल है। तो जो पहला पार्टिकल होता है उसको हम डिनोट करेंगे N1 से, N1 से डिनोट करेंगे हम लोग, और जो दूसरा पार्टिकल होगा उसे हम लोग N2 से, ऐसे हम लोग उसे मेन पार्टिकल्स और सब पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ, ये उसका प्राइमरी पार्टिकल्स हो गया, और जो एटम्स हुआ उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स हुआ, ऑक्सीजन एटम्स हुआ, तो यह उसका कैसा होगा आपका, तो यह कहलाएगा सेकेंडरी एटम्स कहलाएगा आपका। समझ रहे हैं? तो एक बात हमें बताइए कि अगर किसी कंपाउंड में आप मॉलिक्यूल्स से एटम्स में जाते हैं तो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स से अगर एटम्स में जाते हैं तो क्या करते हैं? तो याद करिए, आप पढ़े होंगे उसमें हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम सिंपल बात करें कि वाटर का एटॉमिसिटी कितना होगा, तो वाटर में जितना एटम है उसके 1 मॉलिक्यूल में, तो वाटर का एटॉमिसिटी क्या होगा, तो H2O है ना, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 और 1 कितना होगा 3 होगा। यानी कि वाटर का जो एटॉमिसिटी होगा वह कितना होगा आपका 3 होगा। तो मॉलिक्यूल से अगर हमको एटम्स निकालना है तो हम उसके मॉलिक्यूल्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एटॉमिसिटी का जरूरत आपको पड़ेगा, है ना, मोल कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो इस बात को हम लोग समझेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक और बात, अगर हमको मोल से मॉलिक्यूल्स में जाना है तो क्या करते हैं, वाटर का मोल दिया और निकालना है मॉलिक्यूल्स, तो उसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से। हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मॉलिक्यूल से एटम्स में जाना रहता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ अवोगाड्रो नंबर से ही रिलेटेड ये बातें हैं यहाँ पर, तो थोड़ा समझेंगे। अब एक टॉपिक क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ ए पार्टिकुलर क्रिस्टल, यानी कोई सॉलिड है, LiF सॉलिड है आपका, LiF, उसका डेंसिटी इतना आपको दे दिया है। तो एक बात तो आपको कंफर्म हो गया कि अगर कहीं भी डेंसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको वो क्वेश्चन या तो मास से वॉल्यूम में जाने के लिए कह रहा है, और नहीं तो वॉल्यूम से कहां जाने के लिए, मास में कह रहा है। तो
तो हो सके कुछ ऐसा चर्चा होगा। डेंसिटी का तो वही काम ही है, मास को वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या मास। चलिए एक्सरे एनालिसिस सोर्स। अब एक्सरे एनालिसिस सोर्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक एक्सपेरिमेंट का नाम है आपका, ये सब जानना जरूरी नहीं है। एक लाइन लिखा दिया गया है इसमें कि आपको डिस्टर्ब करे, ये लैंग्वेज है, आप इसी को लैंग्वेज कहते हैं। Li plus and F minus ions are arranged in a cubic arrangement at a spacing of 2.01 angstrom। कह ये रहा है आपका कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 2.01 एंगस्ट्रॉम है, वहां का 2.01 एंगस्ट्रॉम है। Li प्लस और F माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.01 एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट एवोगाड्रोस कांस्टेंट। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कह रहा है कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट निकालें आपका। तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम लोग n0 से रिप्रेजेंट करते हैं आपका, समझ रहे हैं। और एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, तो एक मोल में जितना पार्टिकल्स होता है उसी पार्टिकल्स को कहा जाता है क्या है आपका, एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है। एक मोल में जितना पार्टिकल्स होता है उसी को, जैसे किसी ने कहा कि एक मोल पेन, तो 6.022 10 to the power 23 क्या पेन्स आपका, तो उसमें एवोगाड्रोस कांस्टेंट n0 आपको निकालना है। तो एक बार हम लोग पहले देख लें, चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा फ्रेश तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे, समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले समझ लें कि यहाँ डेंसिटी दिया है कितना, तो 2.65 ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीसी को ही सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी Li प्लस और F माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है, अच्छा डी से तो इसको लिख दिए हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग लिख दे रहे हैं L से, यानी दोनों के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, तो 2.01 एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम को चाहे आप मीटर में बदल दें सेंटीमीटर, तो इसको बदलेंगे तो 10 के पावर मीटर में और 10 के पावर 2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट हटाइए इसको और इसको लिखिए 8 सेंटीमीटर आपका हो गया। क्लियर है, लेंथ को लिख दिए। और LIF है, और चर्चा किसके बारे में है, LIF के बारे में है, समझ रहे हैं। तो LIF है, तो इसके लिए अब समझ लें, अगर इसका हम लोग m0 अगर निकालें, यानी कि इसका मोलिकुलर मास निकालें हम लोग, है ना, तो मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, आपका लिथियम और F है, तो लिथियम का हो जाता है 7 एटॉमिक मास और इसका 19 होता है, यानी 26। तो m0 इसका इतना है, और इसी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं कि 1 मोल हो गया है आपका, यानी कि 1 मोल इसका अगर हम लोग लें तो कितना ग्राम हम लोग लेंगे, 26 ग्राम। क्योंकि ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली रूप में कितना का चर्चा करने जा रहा है, 1 मोल का। ये बात पता कैसे चला, तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट के बारे में पता चला है आपका। तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना के लिए कहता है, 1 मोल के लिए कहता है। या एक और बात है, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है आपका, अगर कहीं पर मास दिया हुआ नहीं है, अगर कहीं पर मास दिया हुआ नहीं है, तो रूल कहता है कि वहां से हम लोग 1 मोल कंसीडर करके हम लोग चलेंगे आपका, 1 मोल। ये दूसरे क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट कह रहा है, तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट से इशारा है कि 1 मोल का चर्चा यहाँ पर। और अगर ये नहीं भी कहता तो हम लोग यहाँ पर 1 मोल का कंसीडर करके क्वेश्चन को ये बनाने का रूल होता है आपका। तो 1 मोल 26 ग्राम यहाँ पर हो गया आपका। और रहा बात n0 हम लोगों को निकालना है, तो एक बात यहाँ थोड़ा समझ लें, n0 निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो n0 को पहले फॉर्मूला में हम लोग इसको तैयार करते हैं कि n0 हम लोग का बनेगा कहां से, कैसे हम लोग इसको लाएंगे। तो n0 का याद थोड़ा करिए, यहाँ पर कैसे होता था, ये मोल होता था, मोल से n1 जाते थे और n1 से कहाँ है आपका n2। बात को थोड़ा समझेंगे। ये मान लिया जाए LIF का मोल है, मोल्स ऑफ LIF, ये LIF का मोलिकुल्स है, और n2 क्या है आपका, इसके पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स हैं। अब आपको बता दें कि LIF का अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एटॉमिसिटी कितना होगा, तो 2 होगा। एटॉमिसिटी 2 कहां से आया, इसको हम लोग A से लिखेंगे। ये 2 कहां से आया, तो एक Li और एक F, यहाँ पर 2 है, तो 2 पार्टिकल्स है, तो 2 यहाँ पर एटॉमिसिटी आ गया। तो ये क्या क्या है पहले यह समझ लें। तो N क्या है, मोल्स ऑफ LIF, मोल्स ऑफ LIF। N1 क्या है, मोलिकुल्स ऑफ क्या, LIF।
और ये क्या है आपका एटम्स कहें या इसके अंदर का जो आयंस है, तो चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप। तो यहाँ पर है मोल्स ऑफ LiF, ये क्या है मोलिकुल्स ऑफ LiF, और ये क्या है, तो ये है हमारा एटम्स ऑफ LiF है आपका। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता था मोल कॉन्सेप्ट से, तो थोड़ा इस बात को समझें आप। तो n से अगर मोलिकुल्स में जाना है तो n0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और n1 से अगर n2 में जाना है तो एटॉमिक CD से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पर इसी को देखते हुए यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं, थोड़ा बात को समझेंगे आप आगे आगे। तो अगर हमको n2 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, n1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे, n1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तब n2 निकलेगा हमारा। और अगर हम लोगों को n से n1 निकालना हो तो n1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो n1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए मूल में गुना कर देंगे हम लोग कितना से, n0 से। तो n2 बराबर अगर हमको निकालना है तो हम n इंटू कर देंगे क्या है आपका, n0 कर देंगे और गुना a कर देंगे। अब आइए, अब यहाँ पर क्या है, ये n2 जो है आपका, तो यहाँ पर अब मोल का संख्या हम लोग 1 मानकर चल रहे हैं, 1 मोल का स्टडी है, तो n का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। तो n2 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 इंटू n0 इंटू क्या होगा a, और a का वैल्यू क्या हो गया, a का भी वैल्यू रख सकते हैं आप, यहाँ से 2 रख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ से अगर n0 का वैल्यू n2 बाई क्या हो गया 2, देखो यहाँ से, तो n0 का वैल्यू यहाँ से कितना हुआ, n2 बाई क्या हो गया आपका 2 हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इसे यह भी कह सकते हैं एटम्स ऑफ LiF और आयंस ऑफ LiF, आयंस ऑफ LiF। आयन का ही ज्यादा यहाँ चर्चा करना ठीक है क्योंकि एटम्स तो कह नहीं रहा है। तो n2 बाई 2, और n2 क्या था आपका, एटम्स ऑफ LiF। तो n0 का वैल्यू कब निकलेगा यहाँ, जब हमको इस LiF का आयंस का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो उसको हम n2 बाई क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी n0 इक्वल टू n2 बाई क्या 2। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो मेन पर्पस है, वो मेन पर्पस क्या है कि हम लोगों को आयंस निकालना है यहाँ पर, यानी आयंस ऑफ LiF, और बाई हम लोग क्या कर देंगे 2 करेंगे आपका। अब देखिए यहाँ पर आयंस अब कैसे निकलता है आपका, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए कि ये डेंसिटी है और ये मास है, तो यहाँ से पहले आप वॉल्यूम को निकालिए, क्योंकि एक ही मोल का चर्चा चल रहा है। तो यहाँ पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि 1 मोल है आपका, या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ आप सॉलिड भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि V बराबर क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम कैसे होगा, तो मास बाई होगा क्या डेंसिटी। मास आपको कितना दिया है, तो मास हमारा दिया है 26 ग्राम है, और डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है 2 पॉइंट क्या है आपका 65, ये निकल जाएगा। तो 100% ये सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब में निकलेगा आपका, क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। यह हो गया 2.65, ये वॉल्यूम निकल गया। अब आपको मालूम है कि V इक्वल टू क्या होता है A क्यूब, V इक्वल टू क्या होता है A क्यूब। तो यहां से क्या करिए कि इस फार्मूला को यूज करके, इस फार्मूला को V, तो V का वैल्यू यहाँ पर, तो V का वैल्यू है 26 बाई 2.65 बराबर A क्यूब, यहाँ पर कितना है A क्यूब है। तो यहां से आप क्या करिए A का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए A कहने का मतलब क्या हुआ, एज लेंथ का वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्या करिए कि एज लेंथ का वैल्यू निकल गया, और जो पार्टिकल्स जो बैठा होगा, ये जो पार्टिकल्स बैठा होगा, तो या तो एज सेंटर पर होगा, बॉडी सेंटर पर होगा, मतलब एज से ही रिलेटेड बात होगा वो आपका, वो डायगोनल पर होगा, कहीं पर होगा आपका। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहां से A तो निकल गया। अब A के बाद यह करिए कि 2 पार्टिकल्स के, 2 आयंस के बीच का दूरी आपका इतना है 2.01 इतना। तो यह हम लोग देख लें कि एक एज लेंथ पर कितना आयंस बैठा हुआ है, एक एज लेंथ पर कितना क्या है आयंस बैठा हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल लेंथ कितना है और L का वैल्यू कितना है आपका, इतना है, इतना डिस्टेंस है। मान लिया जाए कि ये जो बोर्ड है इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर,
और ये जो है कि 2 सेंटीमीटर का है। तो बोलिए तो ऐसा ऐसा पेन हम कितना रख सकेंगे? तो 10 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो अब हम लोग नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस एट वन एज, एक एज पर नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे? तो ए को हम डिवाइड कर देंगे किससे? एल से। ध्यान में रखें, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो ए बाई क्या हो गया? एल हो गया। तो ये 1 एज पर निकला, एक एज पर। तो अब कहता है कि नंबर ऑफ आयंस इन आपका क्यूबिक सॉलिड, क्यूबिक सॉलिड पूरा, यानी क्यूबिक सॉलिड में यानी कि पूरा आयंस कितना होगा वॉल्यूम में? तो जानते हैं क्या करना होगा, इस A बाई एल को क्यू कर देना होगा। थोड़ा समझेंगे, जितना ये नंबर आएगा, जितना ये नंबर आएगा, ये एक एज लेंथ पर कितना आयंस है, और ये कहां पर है? ये पूरा सॉलिड में आयंस आ गया। तो हर जगह पढ़ना है, यानी पूरा वॉल्यूम के हिसाब से उसको हम लोग चेक करेंगे। तो A बाई एल का हम लोग होल क्यू करेंगे, और वास्तव में यही आपका N2 है, इसी को हम लोग N2 कहेंगे। यह हमारा क्या होगा? N2 होगा। और यहीं से फिर हम लोगों को N0 अगर निकालना है तो N2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? आपका 2 से डिवाइड करेंगे। यही हमारा यहाँ पर आंसर है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको एक बार और हम समझा देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक सॉलिड का यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है, डेंसिटी दे दिया है LIF सॉलिड का इतना। कहा जा रहा है कि यहाँ पर अरेंजमेंट तो हमें पता नहीं ना है कि अरेंजमेंट SC का है कि FCC का है कि BCC का है, वो देता तो और क्वेश्चन यहाँ पर आसान होता। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा दे दिया है कितना? एंगस्ट्रॉम है। अब कैलकुलेट करना है अवोगाड्रोस कांस्टेंट, जिसे हम N0 कहेंगे आपका, समझ रहे हैं। तो D का वैल्यू दे दिया है, D मतलब डेंसिटी, L कहने का मतलब लेंथ दोनों के बीच का, LIF है, M0 इसका 26 होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग LIF के 1 मोल का चर्चा करेंगे। तो 1 मोल का चर्चा क्यों करेंगे? कहीं पर तो कह नहीं रहा है कि 1 मोल ही आपको लेना है। तो देखिए, एक तो अवोगाड्रोस कांस्टेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका सीधा संबंध 1 मोल के साथ है आपका। 1 मोल के पार्टिकल्स को ही हम लोग अवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। एक बात यह हो गया। और नहीं तो एक और तरीका है कि कहीं पर कोई क्वेश्चन में अगर मास का वैल्यू नहीं दिया है और मास का अगर वहां पर जरूरत है, तो रूल कहता है कि वहां पर हम लोग उसका 1 मोल कंसीडर करके क्या है निकलेंगे हम लोग। समझ गए ना? ये बहुत अच्छा एक टेक्निक है मास से रिलेटेड, आपका याद रखिएगा। तो 1 मोल ले लिए। अब यहां से N0 कैसे निकलेगा? अवोगाड्रोस कांस्टेंट N0 निकालना है तो इसके लिए एक जाल तैयार करना होगा, फॉर्मूला बिछाना होगा, एक देखना होगा वहां पर कि कैसे हम लोग क्या उसका हम लोग उसका निकालेंगे। तो N0 कहां पर आप यूज करते थे, जरा याद करिए तो मोल कॉन्सेप्ट में। तो देखिए, मोल्स ऑफ LIF, मॉलिक्यूल्स ऑफ LIF, आयंस ऑफ LIF, ये 3 टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग N0 का यूज करते थे, अवोगाड्रो नंबर का। मोल से जब हम लोगों को N1 में आना रहता था मॉलिक्यूल्स में, तो N0 से मल्टीप्लाई, और N1 से हमको अगर एटम्स में जाना है या आयंस कहें तो उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते थे। थोड़ा सा एटॉमिसिटी के बारे में एक लाइन बोल देते हैं। एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में जितना एटम्स होता है वही उसका कहलाता क्या है? आपका एटॉमिसिटी कहलाता है आपका। समझ रहे हैं बात को? तो LIF का जो एटॉमिसिटी होगा वो 2 होगा। 2 कहां से आया? एक Li और एक F2, ये A हम लोग कहेंगे, ये चीज हो गया ऐसे। अब देखो, अब N2 का वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना है, टोटल आयंस निकालना है, तो N1 में गुना करेंगे क्या हम A से, N1 में गुना करेंगे A से। और अगर हमको N1 निकालना है N से, ये इधर भी उसको चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर हमको N1 निकालना है तो N गुना क्या करेंगे? N0। देखो यहाँ N1 अगर निकालना है तो N में हम लोग N0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी N1 का वैल्यू, यहाँ से N1 का वैल्यू इसमें रख दिए हैं, N इंटू N0। अब 1 मोल का चर्चा है, N क्या है? 1 है, एटॉमिसिटी 2 है, N0 अवोगाड्रो नंबर है। तो N0 निकालना है तो N2 बाई क्या कर देंगे? 2। यानी बात आकर रुका, अगर हमको पता चल जाए
कि इस आयनिक सॉलिड में कितना आयंस है, उसी को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो क्या निकल जाएगा आपका अवोगाड्रो नंबर। तो अब कैसे निकलेगा टोटल आयंस? तो सबसे पहले तो सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो मास बाई हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी करेंगे, ये निकल गया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम तो निकल गया, अब वॉल्यूम बराबर AQ, यहां से एज लेंथ निकालिए। अब ये पता करिए कि एक एज लेंथ पर कितना एटम्स क्या है हमारा मौजूद है, एक एज लेंथ पर कितना एटम्स है, जबकि एटम्स के बीच का जो लेंथ है वो इतना है। जैसे मान लें कि ये 2 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और ये बोर्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसा हम कितना रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं? 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो निकल गया। तो नंबर ऑफ आयंस एट वन एज A बाई क्या होगा, L होगा। और नंबर ऑफ आयंस इन क्यूबिक सॉलिड, क्यूबिक सॉलिड तो क्या कर देंगे, A बाई L इंटू क्या हम लोग कर देंगे, उसके हम लोग Q कर देंगे, और यही जो वैल्यू करेंगे ना, यही हमारा N2 का वैल्यू आएगा। यानी कि नंबर ऑफ आयंस यही है टोटल, और उसी को डिवाइड करेंगे 2 से, तो वैल्यू आएगा। जब इसका सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा, तो अवोगाड्रोस कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा कि जो हम बताए हुए हैं या पढ़े होंगे 6.022 10 टू द पावर क्या 23 एटम्स पार्टिकल्स जो भी है, उससे थोड़ा कम आएगा आपका। हो सके 6 ही एग्जैक्ट आ जाए आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.022 में और 6 में कोई अंतर नहीं है आपका। 6.1 भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 6.022 10 टू द पावर 23 आना चाहिए। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन हुआ आपका, समझे? तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बताया गया। एक्चुअली में यह जो क्वेश्चन है आपका जेईई का क्वेश्चन है आपका, समझ रहे हैं ना, और हर जगह पर ऐसे पूछा हुआ है। तो ये आज का जो क्लास हुआ, ये न्यूमेरिकल का क्लास हुआ है आपका, यानी कि क्वेश्चन प्रॉब्लम का क्लास हुआ। लेक्चर आपका 11 यह हो गया। अब यहां से इसके बाद जो लेक्चर होगा, इसके बाद जो लेक्चर है, 2 टॉपिक है। एक का नाम है तो अभी बहुत सारा टॉपिक, लेकिन इसके आगे जो होने वाला है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, और दूसरा है वॉइड। यही दोनों जो टॉपिक है इस सॉलिड स्टेट का जो मेन टॉपिक कहा जाए, जो USB कोड है एकदम, ये चैप्टर का जो ड्राइवर है हार्डनेस का, यही दोनों टॉपिक है आपका, काफी स्टैंडर्ड टॉपिक है। तो हम चाहेंगे कि जितना भी आपको पहले पढ़ाया गया है, इन सभी को पहले एक बार आप क्या करेंगे, कंप्लीट आप कर लेंगे। आप खूब बढ़िया से होमवर्क बना लेंगे, असाइनमेंट भी दिया गया है, इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे आप। उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कैसे पैकिंग होता है, वो पैकिंग के बारे में आपको अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। तो उसको देखेंगे आप, और कमेंट्स जरूर करेंगे आप। कमेंट्स करेंगे तभी हमें पता चलेगा आपके मन में क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है आपका, समझ रहे हैं, और कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और जोश का कमी नहीं रखना है, लेकिन होश में भी रहना है आपको, समझ गए ना। बहुत कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, अभी बहुत ही अलग स्थिति है, लेकिन इसमें भी हम लोग को आगे बढ़ना है। आपको पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और जोश हमेशा मेंटेन रखना है। तो आज इतना ही रहने दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।